ओके, आवाज आ रही है मेरी सबको? प्लीज मेंशन। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग अनिकेत, गुड मॉर्निंग खुशी। आवाज आ रही सबको मेरी? प्लीज, सबको आवाज आ रही मेरी जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं? सौम्या, पंकज, खुशी, अनिकेत, आदर्श, सोनाली, सैनी। ठीक है, गुड मॉर्निंग पंकज, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग अनिकेत। तो बेसिकली कल की क्लास में हमने आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया था। इन यस्टरडे क्लास वी विल टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, about the concept of this, but in today's class we were going to talk about of MCQ on that. आज हम उसी क्लास में, yesterday क्लास में हमने इसके लेक्चर के बारे में बात किया था और आज की क्लास में हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, you have to read the question carefully, you have to read the questions carefully, then write your answer in comment. फिर आप अपने आंसर को कमेंट के साथ लिखें। दिस इज योर गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग। ओके, तो एक एक क्वेश्चंस में हम आएंगे। यू आर हैविंग क्वेश्चंस, देन यू आर हैविंग ऑप्शंस। क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है, एक एक ऑप्शंस को बिल्कुल आराम से आपको पढ़ना है और आपको आराम से पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और जब आप कमेंट में अपना आंसर देंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेंशन द क्वेश्चन नंबर आल्सो, कि आप ये जो आंसर दे रहे हो किस क्वेश्चन का दे रहे हो। अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आगे पीछे कमेंट्स होने की वजह से कि आप किस क्वेश्चन का आंसर इसको दे रहे हो सकता है कि आप कमेंट डालो थोड़ी देर बाद वो मुझे दिखे, तो इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन पे आएंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते जाएंगे। ठीक है, हाँ। जस्ट वेट। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। विच ऑफ गॉसेंस लॉ इज द फर्स्ट? गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, सरप्लस ऑफ द कंज्यूमर या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता में हास का नियम, मांग का नियम, उपभोक्ता अधिशेष या सम सीमांत उपभोक्ता का नियम? क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए फटाफट। कमेंट करके फटाफट आंसर बताइए। अब बेसिकली ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है गॉसेन, कमेंट्स आने लोगों के स्टार्ट हो गए हैं। दिस इज बेसिकली वन जर्मन इकोनॉमिस्ट, एक हमारे जर्मन इकोनॉमिस्ट है जिनका क्या नाम था जर्मन इकोनॉमिस्ट का? एच गॉसेन, एच गॉसेन। ये हमारे जर्मन इकोनॉमिस्ट का नाम था जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स दिया था। अब इन्होंने बेसिकली इकोनॉमिक्स हमारे दो फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए थे। he gave two fundamental principles of economics, two fundamental principle of economics। अब उन्होंने इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल दिए थे। अब दो फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन कौन से थे एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसीलिए उसको बोला जाता है गॉसेन्स फर्स्ट लॉ, गॉसेन्स फर्स्ट लॉ, जो उनके दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे। दूसरे को बोला जाता है गॉसेन्स सेकंड लॉ।
गॉसेंस सेकंड लॉ। ठीक है, तो अब आपको एक एक चीज बताते हैं। जो गॉसेन फर्स्ट लॉ है, यह आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताता है। और जो आपका गॉसेन सेकंड लॉ है, यह आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताता है। लॉ ऑफ इक्वी, जस्ट वेट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो गॉसेन एक हमारे जर्मन इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था एच गॉसेन। इन्होंने इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे, और उन दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में, इसीलिए उन फंडामेंटल प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। वन इज गॉसेन फर्स्ट लॉ, दूसरे को हमने बोला गॉसेन सेकंड लॉ। जो गॉसेन फर्स्ट लॉ था उसको हमने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट at each and every successive units your consumption is going to decline, कि जैसे जैसे आप अपने consumptions को बढ़ाते हो your utility is going to diminishes. This is explained by the law of diminishing marginal utility. Diminishing marginal utility, for example, आपने सबसे पहले रोटी अब ये जो यूटिलिटी होता है ना, इसको हम यूटिल्स के टर्म्स में मेजर करते हैं, यूटिल्स के यूनिट में मेजर करते हैं। सपोज करिए आपने पहली रोटी खाई और आपको उससे 15 यूटिल्स मिला। आपको ज्यादा भूख थी तो आपको 15 यूटिल्स मिला। दूसरे में हो सकता है आपको 10 ही मिले, तीसरे में 8 ही मिले, आखिरी में 4 ही मिले। तो एज यू सी योर यूटिलिटी इज गोइंग टू डिमिनिशेस एट ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट्स। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आती है आपकी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की ऑब्वियस सी बात करें तो कंज्यूमर शुड एलोकेट देयर स्पेंडिंग इस तरीके से करें कि कंज्यूमर को अपनी स्पेंडिंग को इस तरीके से एलोकेट करना है कि बोथ द गुड्स गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि जो दोनों गुड्स हैं उससे उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। दिस इज एक्सप्लेन बाय द गॉसेन सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गॉसेन का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसेन का सेकंड लॉ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और इन दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा। विच ऑफ गॉसेन्स लॉ इज फर्स्ट? अब इसमें से कौन सा गॉसेन का पहला नियम है? गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है? सीमांत उपयोगिता में हास का नियम, मांग की नियम, उपभोक्ता अधिशेष। अब एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, वैसे मोस्टली लोगों के आंसर सही आए हैं। सोनाली फर्स्ट का ए, दीपक फर्स्ट का ए, अनिकेत फर्स्ट का ए, आदर्श फर्स्ट का ए, खुशी, वानिया, आदर्श, पंकज, एवरीबॉडीज आंसर इज करेक्ट। ठीक है, हाँ सबके आंसर करेक्ट है मोस्टली। तो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन। दैट्स व्हाई इन दिस केस योर आंसर 1 और आंसर ए इज करेक्ट। इस केस में जो आपका ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इन दिस केस योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। थोड़ा सा स्क्रीन पे विजिबल नहीं हो रहा था येलो कलर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे लेक्चर्स को, सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, एक एक टॉपिक को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास अराउंड 35 to 40 डेज है। अभी भी आप एलयू अपडेट पे अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टिल यू हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी भी आपके पास अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। अभी भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। यू हैव टू डाउनलोड एलयू अपडेट ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर ऐप। आप जिस कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसका कोर्स आप परचेज कर लीजिए। अभी आपको उस पर 25% डिस्काउंट अवेलेबल
बिल्कुल फटाफट अपने कोर्स को एनरोल करिए और अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेरी, तुरंत आप कमेंट में पूछ सकते हैं विदाउट एनी डिले। आप इसको तुरंत कमेंट में पूछ सकते हैं बिना डिले किए हुए। ओके, हाँ पंकज बोलिए, क्या क्वेश्चन? पंकज क्या क्वेश्चन है आपका? एनी डाउट पंकज? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स यूटिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स? इसमें से कौन सा ऑप्शन है अब आवाज आ रही है आपको? प्लीज मेंशन। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है क्या? प्लीज मेंशन। ओके, वो एक्चुअली साउंड आपका स्पीकर बंद हो गया था, माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो बंद हो गया था। मैंने बोला कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को पहले समझना है कि यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स किसको ऑक्युपाई कर रही है। उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यूटिलिटी होता क्या है। देन यूटिलिटी सिंपली व्हाट, दिस इज बेसिकली वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कम्युनिटी। जब आप किसी भी कम्युनिटी को कंज्यूम करते हो, ईच एंड एवरी कम्युनिटी इज हैविंग सम each and every community gives you the some level of satisfaction। तो आप कह सकते हो कि each and every community are having some power to gives you the some level of satisfaction, और आप इसको यूटिल्स के टर्म्स में मेजर करते हो, यूटिल्स के टर्म्स में मेजर करते हो। दिस इज कॉल्ड बेसिकली यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कम्युनिटी, और जिस टर्म्स में आप अपनी यूटिलिटी को मेजर करते हो उसको हम यूटिल्स कहते हैं। वी कॉल दैट यूटिल्स। एनी डाउट? अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। वैसे मोस्टली लोगों के आंसर आ चुके हैं, अगर अभी भी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो बताइए। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव है, बिल्कुल रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, किसी ना किसी चीज पे डिपेंडेंट होता है, आपके साइकोलॉजी को भी इफेक्ट डालता है। साइकोलॉजिकली आप सेटिस्फाई होते हो आफ्टर कंज्यूमिंग अ गुड्स, यू आर बीइंग सेटिस्फाइड साइकोलॉजिकली, आप साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होते हो। दैट्स व्हाई इन दिस केस इफ यू फील एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कमेंट्स। तो इस केस में जो आपका आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, इसलिए इन दिस केस योर आंसर डी इज करेक्ट। अब डी क्यों है, यूटिलिटी क्या है, एक एक कॉन्सेप्ट क्या है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, खुशी, कशिश, सोनाली, पंकज, यस, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको पढ़िएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी? यस, यूटिलिटी कैन बिकम्स नेगेटिव आल्सो। यस आदर्श। अब कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे अभी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे आएंगे, फिर उसकी बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सीमांत उपयोगिता की गणना का सूत्र क्या है? डेल्टा एम यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, या डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा एम यू, या डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी यू। अब बिल्कुल ध्यान से पहले ये समझ लीजिए कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें, इफ वी सिंपली टॉकिंग अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी, देन मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट? an additional difference to total utility, an additional difference, an additional difference to total utility। जब आपके टोटल यूटिलिटी में एक एडिशनल डिफरेंस जब आप फाइंड आउट करते हो, उसी को आप मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हो। अगर आप इसके फॉर्मूले, मैंने बोला ना एडिशनल डिफरेंस, तो डिफरेंस को आप डेल्टा से दिखाते हो, तो डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। ठीक, आपके जो डेल्टा टी यू में चेंज आया है वही आपका डेल्टा क्यू है, वही आपका ऑप्शन है। अब सपोज करिए आप एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, 15, 12, 9, 4। अब अगर इस केस में आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो, आपने एक कमोडिटी कंज्यूम कर लिया, अब इस केस में आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो तो टोटल यूटिलिटी, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 15 माइनस 0 करेंगे तो 15 आएगा, 12 माइनस 15 करेंगे तो 3 आएगा, 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 4 माइनस 9 करेंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से आप अपनी टोटल यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी को निकाल सकते हैं। एन एडिशनल डिफरेंस, ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इस यूनिट से इस यूनिट, इस यूनिट से इस यूनिट, उसी एडिशनल डिफरेंस को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो बाकी लोगों के कमेंट्स तो आ ही गए हैं, इसीलिए जब आप अपने डेल्टा टी यू, आपके डेल्टा टी यू में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से आपके डेल्टा क्यू में क्या प्रॉब्लम है, आपके डेल्टा क्यू में कितना चेंज आ रहा है, तो दिस इज एक्सप्लेन बाय द दिस कॉन्सेप्ट। इसलिए इन दिस केस आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? इन दिस केस योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस केस में आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, डेल्टा टी यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पढ़िए। रीड आउट दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रेड्यूस्ड डिमांड? मांग में कमी आने का कारण क्या हो सकता है? फॉल इन द नंबर ऑफ बायर्स, फॉल इन इनकम, फॉल इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, या ऑल ऑफ द अबव। खरीदारों की संख्या में गिरावट, आय में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, या उपरोक्त सभी। फटाफट पढ़िए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं डिमांड क्या होता है। तो इफ वी टॉकिंग अबाउट डिमांड, व्हाट एवर बी डिमांडेड ऑन द रिस्पेक्टिव प्राइस, जो हमारी मांग होती है एक रिस्पेक्टिव प्राइस को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए, व्हाट इज आर वांट, दैट व्हाट इज आर डिजायर दैट बिकम्स आर वांट। हमारी इच्छा क्या है, फिर हमारी मांग क्या है, फिर उसी को हम बेसिकली डिमांड से रिलेट करते हैं। दैट्स व्हाई डिमांड इज हैविंग नेगेटिव रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो डिमांड कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी मांग को कम कर सकते हैं? फॉल इन द नंबर ऑफ बायर्स, अगर बायर्स के नंबर कम होंगे, पहले सामान को खरीदने वाले 10 लोग थे, अब उसी सामान को खरीदने वाले 3 लोग हैं, तो अगर बायर्स का नंबर डिक्लाइन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डिमांड रिड्यूस होगा, आपकी जो डिमांड का कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग में आएगा। फॉल इन इनकम, अब अगर आपकी आय में कमी आएगी, पहले आप 5,000 कमाते थे, अब आप 2,000 कमा रहे हो, तो आप 5,000 कमाते थे तो आप 2,000 खर्चा करते थे डिमांड अपनी आय में, आय की अपनी आय का, तो 2,000 खर्चा करते, अब आप 3,000 ही कमा रहे हो तो आप 2,000 थोड़ी खर्चा कर दोगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इनकम घटेगी तो आपका डिमांड भी
घटेगा। फॉल इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी अब डाउन हो रही है, चेंज हो रही है, गिर रही है, हो सकता है कि उससे अच्छी कम्युनिटी आ गई हो। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे डिमांड को रिड्यूस करने का काम करेंगे। खरीदारों की संख्या में गिरावट, आय में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, ऑल दीज फैक्टर्स रिड्यूस द डिमांड साइमल्टेनियसली। ये सारे फैक्टर जो हमारे हैं वो सारे हमारे डिमांड को रिड्यूस करेंगे। जी प्रणव बताइए क्या क्वेरी है आपकी, प्लीज। प्रणव, इस केस में आपको जो आंसर दिए वो करेक्ट है। प्रणव, कोई डाउट है आपको, कोई क्वेरी है? आपने वॉइस रेज किया है। नो नो। तो व्हाई यू रेज वॉइस नोट्स इफ यू डोंट हैव एनी डाउट? या आप ये फीचर चेक कर रहे थे? कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? एलयू। कौन से, बीकॉम की या एमकॉम की या बीए की? बीकॉम। बीकॉम। तो समझ में आ रहा है आपको ये? फर्स्ट टाइम है अभी। पहली क्लास है आपकी? यस। तो 12th पीसीएम से है कि कॉमर्स से है? कॉमर्स। तो समझ में आ रहा होगा, आपने सब 12th में तो पढ़ा होगा ना सारी चीजें? जस्ट अभी खोले। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने ये सब चीजें 12th में तो पढ़ी होंगी, यस हाँ पढ़े। तो चीजें समझ में आ रही हैं? मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ? नहीं नहीं गलत नहीं, लेकिन अभी आंसर देखने में। ठीक है, कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है प्रणव, ऑल द बेस्ट। ओके। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जितने हमारे फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इन दिस केस ऑल द पॉइंट्स आर गोइंग टू रिड्यूस द डिमांड फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी। तो सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे डिमांड्स को रिड्यूस करने का काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वी आर कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज अ शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड में क्या होगा जो आपकी डिमांड शिफ्ट कर जाएगी? चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन इंक्रीज, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, या ऑल ऑफ दीज? कौन सा होगा जो आपका करेक्ट आंसर होगा? शिफ्ट इन डिमांड। चलिए कमेंट करिए, फटाफट बताइए। 5 का डी आ रहा है। एक बार जरा हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, एक आपका होता है इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, इसमें आपको बोला जा रहा है शिफ्ट। तो शिफ्ट का मतलब होता है आपका डिमांड कर पूरी तरीके से दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। एक आपका होता है क्वांटिटी डिमांडेड, और एक आपका होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब आप क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हो तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपका आता है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपका यहां पे आता है एक्सपेंशन। और आप जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हो तो यहां पे आपका एक कॉन्सेप्ट आता है इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास आता है डिक्रीज इन डिमांड। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास आता है डिक्रीज इन डिमांड। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा कि जब आप बात करते हो क्वांटिटी डिमांडेड की, जब आप बात करते हो इसकी, तो इट इज ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, इट इज ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, इट इज ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। जब आपकी खुद की प्राइसेस में चेंज आता है, उस कमोडिटी की खुद की प्राइसेस में चेंज आए, तब क्वांटिटी डिमांडेड होता है। अब उसमें आपका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है। और ये जो चेंज इन डिमांड होता है ना, दिस इज, या शिफ्ट इन डिमांड होता है ना, दिस इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर देन प्राइसेस, अदर फैक्टर देन प्राइसेस। प्राइसेस के अलावा जब आपका कोई दूसरा फैक्टर चेंज होता है, उसकी वजह से जब कोई चेंज आता है, उसको बोलते हैं। अदर फैक्टर में क्या हो सकता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आपकी इनकम,
आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इसकी वजह से जब चेंज आता है डिमांड में तो वो अदर फैक्टर होता है। लेकिन जब प्राइस की वजह से चेंज आता है तो वो आपका चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड होता है, इट्स चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी ओनली। जब उस कमोडिटी के प्राइस में चेंज आए तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आपकी डिमांड कम होती है। इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन उस कमोडिटी की प्राइसेस इंक्रीज, तो जब प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो डिमांड रेड्यूस होगा, तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कहीं ना कहीं रेड्यूस होगा। एक्सपेंशन में क्या होता है, यहां पे प्राइसेस रेड्यूस होती हैं तो आपका डिमांड इंक्रीज करता है, ठीक। प्राइस कम होगी तो डिमांड कम होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट करना, डिमांड को कम करना होगा तो प्राइसेस को बढ़ा दोगे। एक्सपेंशन में क्या है, प्राइस कम करोगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अभी मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ओके, इंक्रीज इन डिमांड जब आपका फेवरेबल चेंज होगा अदर फैक्टर में, फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर, जब आपके फेवरेबल चेंजेस होंगे अदर फैक्टर में तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, और आपके जब अदर फैक्टर में अनफेवरेबल चेंजेस होंगे तब आपकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी, अनफेवरेबल चेंज होंगे। अब इसका हम डायग्राम एक बार देखते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। एक बार इसकी डायग्राम पे आते हैं, यहां देखिएगा डायग्राम को ध्यान से देखिएगा कि दोनों के केस में डायग्राम कैसा बनेगा आपका। तो इस केस में क्या है, आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो जब एक ही, सपोज करिए आप पहले इस पॉइंट पे हो, आपकी पी यहां पे, आपकी डिमांड यहां पे है, अब आपकी प्राइसेस कम हो, आपकी प्राइसेस क्या होगी, कम होगी, यहां पे आ गई। तो पहले आपकी डिमांड यहां पे थी, अब आपकी डिमांड यहां पहुंच गई है, पहले आपकी डिमांड यहां पे थी, आपकी डिमांड कम हो गई है। तो प्राइसेस कम होने की वजह से आप देख रहे हो डिमांड आपकी बढ़ रही है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, आप प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गया, तो दिस इज योर एक्सपेंशन। लेकिन अगर आपने प्राइसेस को बढ़ा दिया, आप प्राइसेस पे यहां पे आ गए, P2 पे आ गए, तो आप देखो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, D2। तो प्राइस यहां गया और डिमांड इधर आ गया, तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो खुद की कमोडिटी की प्राइस कम होने और ज्यादा होने की वजह से जब आपकी डिमांड में चेंज आए तो उसी को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी डिमांड में फेवरेबल चेंज हो रहा है, सपोज करिए पहले आपका डिमांड कर्व ये था, अब डिमांड में फेवरेबल चेंज आया तो आपका डिमांड कर्व टोटली राइटवर्ड शिफ्ट कर गया है, तो पूरा का पूरा डिमांड कर्व दूसरी तरफ शिफ्ट कर गया, तो आपकी डिमांड डी से D1 पे आ गई है, तो ये आपका डिमांड कर्व इधर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर अनफेवरेबल चेंज आ रहा है तो आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इधर आएगा, आप डी पे थे अब आप D1 पे आ गए, दिस इज योर अनफेवरेबल चेंज। एनी डाउट? तो जब प्राइसेस में, खुद की प्राइसेस में चेंज होने की वजह से डिमांड घटे बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर की वजह से हो तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, उसमें हमारा इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हमारे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, बिल्कुल ये तो फैक्टर हमारा करेगा ही करेगा, ये तो फैक्टर हमारा बिल्कुल 100% सही होगा। रिलेटेड गुड्स में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो भी शिफ्ट कर जाएगा। कंज्यूमर की इनकम में चेंज होगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम घटेगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो जो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसकी प्राइस बढ़ रही है तो अगर इसकी डिमांड घटेगी तो दूसरे की डिमांड भी ऑटोमेटिकली घटेगी। ये सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स हमारे रोल प्ले करेंगे, इसलिए इन दिस केस आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। इस केस में जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। एनी डाउट? सिद्धि डी, सोनाली डी। सर क्या ये प्रीवियस है? बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट से, आपके अलग अलग बुक से, अलग अलग पेपर से क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कशिश, पंकज, सौम्या, शुभम, खुशी, आदर्श, अनिकेत, हर्षदीप, सोनाली, सिद्धि। यस, इन दिस केस डी इज द करेक्ट आंसर। इसके थ्रू आपको अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा किसमें आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो।
व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन प्राइस राइज डिमांड फॉर गिवन गुड्स, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिवन गुड्स का क्या होता है, जल्दी बताइए फटाफट। गिवन गुड्स, जब कीमतें बढ़ती हैं तो गिवन वस्तुओं की मांग डिक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज या बिकम्स अनस्टेबल। अनस्टेबल कौन बताएगा, तेजी से बताइए। तेजी से बताइए फटाफट। When price rise, demand for given goods decrease, remains constant. आ गए वैसे कमेंट्स। तो अगर हम बेसिकली बात करें अपने गिवन गुड्स की, तो ये हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं। जो हमारे गिवन गुड्स होते हैं ये हमारे इंफीरियर गुड्स होते हैं। क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स होते हैं। या आप ये कह लें कि बेसिक नेसेसिटीज की चीजें होती हैं आपकी, या आपकी बेसिक नेसेसिटीज जैसे आपकी ब्रेड हो गया, राइस हो गया, वाटर हो गया, इंफीरियर गुड्स है। आप एग्जांपल के थ्रू कह सकते हो ब्रेड, राइस, सॉल्ट। अब इनकी प्राइसेस, व्हेन प्राइस राइज, अब इनकी प्राइसेस अगर बढ़ेंगी या घटेंगी तो कोई मतलब नहीं है। व्हेन प्राइसेस राइज डिमांड फॉर गिवन गुड्स, प्राइस बढ़ रही है तो जो गिवन गुड्स है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो आप कह सकते हो कि गिवन गुड्स का प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। गिवन गुड्स का आपके प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। गिवन गुड्स इज हैविंग पॉजिटिव रिलेशन विद द प्राइसेस। तो अगर गिवन गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो गिवन गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इस केस में जो आपका आंसर है दैट इज आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होएगा। एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which commodities do consumer reduce their consumption of when their income rises? अब इसमें कौन सी कमोडिटी है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तब वो उस गुड्स की कमोडिटी को कम कर देगा, इसका बताइए फटाफट। Which commodities do consumer reduce their consumption of their income rises? कौन सी कमोडिटी है जिसकी इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, कम कर देगा। फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि गिवन गुड्स का रिलेशन तो आपकी प्राइस से होता है, तो गिवन गुड्स तो यहाँ पे होने वाला नहीं है। इंफीरियर गुड्स आपके लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स दैट गिव्स यू द नॉर्मल सेटिस्फैक्शन, या आप कह सकते हैं कि जो आपकी सेटिस्फैक्शन को, जो आपके प्राइसेस से अफेक्ट हो। जो आपके नॉर्मल गुड्स होते हैं, डिमांड इंक्रीजेज व्हेन आवर इनकम इंक्रीजेज। तो जब नॉर्मल गुड्स होते हैं इनका जो रिलेशन होता है वो इनकम के साथ होता है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगा। ये आपके नॉर्मल गुड्स के साथ, जैसे क्लॉथिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो नॉर्मल गुड्स का रिलेशन इनकम के साथ, गिवन गुड्स का रिलेशन प्राइस के साथ, इंफीरियर गुड्स का रिलेशन इनकम के साथ। तो ऑल ऑफ द एबव तो होने कोई चांस ही नहीं है, ऑल ऑफ द थ्री होने का कोई चांस नहीं है। तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो पॉइंट आउट है, जो आपका सही हो रहा है कि कंज्यूमर रिड्यूस करेगा तो वो आपका होगा इंफीरियर गुड्स। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स के लिए, उसकी डिमांड इंफीरियर गुड्स के लिए कहीं ना कहीं कम होगी। इसलिए इन दिस केस योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस केस में जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों सी ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि नॉर्मल गुड्स का रिलेशन इनकम के साथ होता है, गिवन गुड्स का भी रिलेशन प्राइस के साथ होता है। ये स्वीटी तिवारी एमकॉम एंट्रेंस के लिए भी है ये एग्जैक्टली।
ठीक है, तो ये जो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, तो उसमें आपका डी ऑल ऑफ द थ्री बिल्कुल भी नहीं होगा। इंफीरियर गुड्स इज द करेक्ट आंसर। आपको सिर्फ ये पता होना कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ये आपका मेन टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका ये आंसर करेक्ट है, लेकिन क्यों करेक्ट है आपको ये भी पता होना चाहिए कि दिस आंसर इज करेक्ट, देन वाई करेक्ट। बेटा एलयू का एंट्रेंस आपका 15 से 30 जून के बीच में कभी भी हो सकता है, 15 जून टू 30 जून, इस टाइम पीरियड में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इलास्टिसिटी लेस देन 1? निम्नलिखित में से किसकी लोच एक से कम होती है? कौन सी कमोडिटी है जिसकी लोच आपकी एक से कम होती है? फटाफट पढ़िए और बताइए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस इलास्टिसिटी। responsiveness of prices in the demand। इलास्टिसिटी देखिए, एक आपका होता है लॉ ऑफ डिमांड, एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है ना, जो आपका लॉ ऑफ डिमांड होता है, वो केवल डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? इट ओनली टेल्स द डायरेक्शन कि प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड घटेगा, प्राइसेस घटेंगी तो डिमांड बढ़ेगा। दिस लॉ ऑफ डिमांड ओनली टेल्स यू द डायरेक्शन, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेल्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। दिस टेल्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कितने मैग्नीट्यूड का चेंज आया है, मतलब हाउ मच परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, हाउ मच परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, आपके कितने परसेंट चेंज की प्राइसेस में हुआ है, उसकी वजह से आपके कितने परसेंट चेंज इन डिमांड हुआ है। आपकी प्राइस में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, उसकी वजह से आपकी डिमांड में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ है, एग्जैक्टली उसकी बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड ओनली टेल्स द डायरेक्शन, बट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टेल्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ। पीजी की सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं कराई गई, कंप्लीट हो गया आपका, ये रिवीजन बैच चल रहा है स्वीटी, दिस इज योर रिवीजन बैच। ठीक है, इस केस में जो आपका आंसर है, इस केस में ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं, लग्जरी गुड्स है, कंफर्ट्स है, नेसेसिटी गुड्स है। इसका मतलब है कि आप इसको आगे के लिए पोस्टपोन कर सकते हो। तो इन दिस केस ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो आपका आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, कहीं पे कोई भी क्वेरी, तो आप उसको पूछ सकते हैं बिना एनी डाउट। यस, बिल्कुल। अभी भी अगर आप अपने टॉपिक को, लेक्चर को, डाउट्स को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज डाउनलोड एलयू अपडेट ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड टेक योर रिस्पेक्टिव कोर्सेज एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ। अभी भी आपके पास टाइम है, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आप एलयू अपडेट ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोर्स परचेज करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो आपके सामने नंबर भी गिवन है 8400122296। आप इस टीम से कनेक्ट हो सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट कर सकते हो, अपने कोर्स को परचेज करिए और फटाफट अपनी प्रिपरेशंस को आगे बढ़ाइए। चलिए इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑर्डिनल यूटिलिटी नोशन एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कांस्टेंट, यूनिट्स या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको यह समझना जरूरी है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है और कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज आवर कार्डिनल यूटिलिटी, हमारा कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है और हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। व्हाट इज आवर कार्डिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज आवर ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो जो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी होती है ना, इसमें आप यूटिल्स को मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर। यू कैन मेजर योर यूटिल्स या योर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो जब आप अपनी यूटिलिटी को नंबर के टर्म्स में मेजर कर सकें,
तो आप उसको कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं, जैसे 1 2 3 4। बट if you cannot measure your utility in terms of number, if you cannot measure your utility in terms of number, तो अगर जब आप अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में, टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हो, तो उसको एक ऑर्डर में, उसको एक प्रेफरेंसेस में रखते हो, उसको एक ऑर्डर और उसको एक प्रेफरेंसेस में रखते हो, उसी को ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाइए। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? ये आपके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाता है यूटिलिटी के टर्म्स में। इन दिस केस, जो इस केस में जो आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ए, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए फटाफट, फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए फास्ट, 10th। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। 10th का डी बोल रहे हैं कुछ लोग। उसके पहले आपको यह समझना जरूरी होगा कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें, तो इंडिफरेंस कर्व इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो आपको दो गुड्स का सेट होता है और आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स नेचर का होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। एमआरएस मींस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? द रेट एट विच यू सब्स्टिट्यूट वन कमोडिटी फॉर अचीविंग अदर। आप एक गुड्स को अचीव करने के लिए जिस रेट से दूसरे कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, दैट पर्टिकुलर रेट इज कॉल्ड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा एजम्पशन है? डिक्लाइनिंग मार्जिनल कार्डिनल नंबर में होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है। अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस का सिंपल सा मतलब होता है कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर लार्ज बंडल ऑफ गुड्स। मैंने आपको बोला ना कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं और एक दुकान से आपको 10 टॉफी मिल रही है और दूसरे दुकान से आपको 20 टॉफी मिल रही है, तो कंज्यूमर हमेशा 20 टॉफी वाले के पास जाएगा, बिकॉज कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर लार्ज बंडल ऑफ गुड्स। इसलिए इसमें जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी इज करेक्ट। क्यों होगा, कैसे होगा, आपको मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। चलिए इसको पढ़िए, इसका जवाब दीजिए फटाफट। डिस्प्ले न्यूमरस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। मुझे लग रहा है कि इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कि कौन सा वक्र विभिन्न वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है जो कि एक ही स्तर की संतुष्टि को दिखाता है। यस, बिल्कुल सही। तो इनडिफरेंस कर्व जो होता है उसमें आपके सामने दो कमोडिटी होते हैं, यू आर हैविंग टू सेट ऑफ गुड्स एंड दैट गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आइसो कॉस्ट कर्व आपका इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट दिखाता है, आइसो क्वांट कर्व आपके प्रोडक्शन को दिखाता है। आइसो कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को दिखाता है और आइसो क्वांट आपके प्रोडक्शन की लिमिट को दिखाता है। और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डाउन हो रही है, उसको दिखाता है। इसलिए इन दिस केस योर इनडिफरेंस कर्व इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है, आपको मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि इसमें ए ऑप्शन करेक्ट क्यों है, क्योंकि यही होता है जो टू गुड्स का सेट होता है और आपको सेटिस्फैक्शन देता है, आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ये पढ़िए,
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल वैल्यू इज फाउंडेशन ऑफ, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस सिद्धांत का आधार है? लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, किस, ये आप कह सकते हैं कि किसके बाद आता है? पहले आप क्या करते हो फिर उसके बाद क्या आता है? तो पहले ये समझना जरूरी है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल वैल्यू होती क्या है। तो अगर हम डिमिनिशिंग मार्जिनल वैल्यू की बात करें या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल की बात करें, तो एट ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट्स योर यूटिलिटी इज गोइंग टू डिमिनिशेस। जैसे जैसे आप अपने कंजम्पशंस को बढ़ाते जाते हो, जो आपकी यूटिलिटी है वो यूटिलिटी आगे चल के डिमिनिश होती जाती है। दिस इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए पहले आप कंज्यूम करते हो ना, पहले आप डिमांड करते हो ना, तो डिमांड करने के बाद ही तो आपको पता चलता है कि उससे आपकी यूटिलिटी कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड इज द बेस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आफ्टर कंजम्पशन, आफ्टर डिमांड, you are able to identify whether your utility is going to diminishes or not। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपकी यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है या डिमिनिश नहीं हो रही है। इसलिए इन दिस केस लॉ ऑफ डिमांड है वो आपका बेस है आपके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ओके, इन दिस केस बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज बी। आंसर बी इज करेक्ट। इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। वाई आर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन? इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है? वाई इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स? आप इंडिफरेंस कर्व का शेप देख लीजिए। दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, दिस इज योर गुड वाई एंड दिस इज योर गुड एक्स। इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स नेचर का होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस, बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस एंड दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। अब यहां पे बात ये हो रही है कि आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है? तो इंडिफरेंस कर्व के कॉन्वेक्स होने का एक रीजन ये भी है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। दूसरा रीजन ये है कि ये जो दोनों गुड्स होते हैं ना आपके इसमें, ये दोनों गुड्स आपके इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। अब एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता ही है। इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर, दिस इज योर सब्स्टिट्यूट गुड्स। increase in the prices of one causes increase in the decrease in the demand of other, this is your complementary goods and complementary goods are demanded together। इस केस में जो आपका imperfect substitute होगा, imperfect कि आप इसको कंज्यूम करोगे या तो इसको कंज्यूम करोगे, इस केस में आप दोनों का पर्सनल एक शेयर बना के चल सकते हो। इसलिए इन दिस केस आपको एक imperfect substitute बनाना है कि आप दोनों को ऐसी कमोडिटी को सेलेक्ट करना है जो आपके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ना हो, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो। यस, तो उस केस में आपका दोनों कमोडिटी को आप कंज्यूम करना चाहोगे, तो उस केस में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, टू गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाई इज कंज्यूमर स्पेंडिंग रेस्ट्रिक्टेड? उपभोक्ता का जो खर्च है वो सीमित क्यों होता है? ड्यू टू यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, उपयोगिता अधिकतम करने के कारण, ड्यू टू बजट कॉन्स्ट्रेंट, बजट प्रतिबंध के कारण, डिमांड कर्व, मांग वक्र के कारण, मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता के कारण। अब कंज्यूमर का जितना बजट होगा उतनी ही तो स्पेंडिंग करेगा, अपने बजट के लेवल से ज्यादा तो स्पेंडिंग कर नहीं पाएगा। जो उसकी बजट लाइन होती है, जो कंज्यूमर की बजट लाइन होती है, उस बजट लाइन के आगे तो अपनी स्पेंडिंग कर नहीं पाएगा। तो बिकॉज ऑफ हिज बजट लाइन, बिकॉज ऑफ हिज बजट, कंज्यूमर आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेंड द पर्टिकुलर अमाउंट। इसलिए इस केस में बजट कांस्टेंट, बजट की एक कांस्टेंट होती है, बजट की एक लिमिटेशन होती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर के लिए रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता है। उसका एक लिमिटेशन है कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन आप इस लाइन के बियॉन्ड नहीं जा सकते।
आपके अपनी मनी इनकम गिवन है। ठीक है, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे लेक्चर आपके एलयू अपडेट ऐप पे प्रॉपर वीडियो लेक्चर पीडीएफ के फॉर्म्स में पड़े हुए हैं। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एलयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एलयू सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यू कैन डाउनलोड एलयू अपडेट ऐप एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। तो आप इन इस ऐप्स को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट आता है तो आप इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे आप अपनी प्रॉब्लम को भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव व्हाट हैपेंस टू टोटल यूटिलिटी। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है तो आपकी टोटल यूटिलिटी के साथ क्या होता है? योर टोटल यूटिलिटी इज गोइंग टू डिमिनिशेस, योर टोटल यूटिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। Okay, when your marginal utility basically here question is asking what, कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है पॉजिटिव होती है तो आपके टोटल यूटिलिटी के साथ क्या होता है? देखिएगा डायग्राम कि टोटल यूटिलिटी कहां जाता है और आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहां जाता है। डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। इन दिस केस दिस इज योर टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? आप ये देखो तो ये इंक्रीज हो रहा है, ये मैक्सिमम पे है और यहां के बाद ये डिमिनिश हो रहा है। ये आपका डिमिनिश होते हुए दिख रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव हो जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Where marginal utility is positive, what happens to total utility? जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है तब तक आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तब तक आपकी टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आ रहा है? तब तक आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसलिए इन दिस केस आपका जो आंसर है डी इज द करेक्ट। आप ध्यान से डायग्राम को देखो ना कि जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जब तक जीरो नहीं हो रहा है तब तक ये आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? यस। इस पे आइए। कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। जब कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को करेगा। सपोज करिए जब आप एक कमोडिटी कंज्यूम करते हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो आप जब एक कमोडिटी पे होते हो, वन कमोडिटी केस, जब आप एक कमोडिटी के केस पे होते हो और यूटिलिटी की बात करते हो वन कमोडिटी केस, तो योर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये आपका वन कमोडिटी केस में होता है। लेकिन अगर आप टू कमोडिटी केस की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट टू कमोडिटी केस, तो टू कमोडिटी के केस में क्या इक्वेशन आती है? आपकी इक्वेशन आती है MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ये तीनों चीजें आपकी इक्वेशन बन के आती हैं। तो आप क्वेश्चन पे आएंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब उसका MUX अपॉन PX नहीं, आपका MUX इज एग्जैक्टली इक्वल टू PX। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपका जो ऑप्शन ए है MUX upon PX is equal to MUY upon PY। In this case your answer A is correct। तो इसमें आपको A ऑप्शन करेक्ट होते हुए दिखेगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट। A consumer reaches the point of equilibrium when। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब पहुंचता है? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। उपभोक्ता संतुलन पर कब पहुंचता है? जब आपका MRSX आपके PX PY के बराबर हो जाए, ग्रेटर हो, इक्वल हो या नन ऑफ दीज। क्या होगा? MRSXY इज इक्वल टू PX अपॉन PY। विच ऑप्शन इज करेक्ट? अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे सी में और ए में। अब सी और ए में सही कौन सा होगा इसकी बात करिएगा। जब आप एक्स और वाई की बात कर रहे हो ना तो ऑब्वियस बात है आप पी और वाई की बात करोगे। यहाँ पे आप बात कर रहे हो एक्स वाई की
लेकिन आप पहले प्राइसेस कर रहे हो बात पी वाई की, इसका मतलब ये रिलेटिव प्राइस है। तो जब आप एक्स वाई की बात कर रहे हो तो पी एक्स और पी वाई की बात ही करोगे, आप पी वाई पी एक्स की बात नहीं करोगे। इसलिए लॉजिकली आपका आंसर ए होगा, सी के साथ मत जाइएगा, इसमें आपका ए होगा, क्योंकि एमआरएस एक्स वाई की बात कर रहे हो ना, तो पी एक्स पी वाई की बात करोगे। ठीक है, चलिए इस पे आइए। अ कंज्यूमर विल स्टार्ट बाइंग लेस ऑफ गुड एक्स एंड मोर ऑफ गुड वाई। कंज्यूमर कब ज्यादा गुड्स एक्स को कम खरीदेगा और वाई को ज्यादा खरीदेगा, किस सिचुएशन में? When consumer will start buying less, कंज्यूमर कब एक्स के कम को खरीदेगा, वाई को ज्यादा खरीदेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जब कंज्यूमर को एक्स कमोडिटी से कम यूटिलिटी मिले और वाई कमोडिटी से ज्यादा यूटिलिटी मिलने लगेगा, तब कंज्यूमर एक्स को कम करेगा और वाई को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें से तो इक्वल मिल रहा है, इसमें भी यूटिलिटी की बात हो रही है इसमें आपके, तो आप ध्यान से देखोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो इन दिस केस जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट होएगा, क्योंकि यहां पे उसको एक्स से ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है एज कंपेयर टू वाई, तो इसलिए mu x अपॉन पी एक्स इज लेस देन mu y अपॉन पी वाई। इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उदासीनता का वक्र दृष्टिकोण में संतुलन पर क्या होगा? इसका जवाब दीजिए फटाक से। 19 के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। यस, तो स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। तो जब आपका इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो आपकी प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, तो इन दैट केस योर इंडिफरेंस इज एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। हरदीप, सोनाली, किसको डाउट है? जी सोनाली बोलिए। चलिए, वी आर कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ mu x is less than mu y upon px is less than py, a consumer will shift some expenditure from x to y। कंज्यूमर क्या करेगा, अपने एक्सपेंडिचर को शिफ्ट करेगा x से y की तरफ, कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को शिफ्ट करेगा y से x की तरफ, या कंज्यूमर अपने इनकम को शिफ्ट करेगा x और y दोनों पे, या कंज्यूमर कम करेगा x पे कम और y पे ज्यादा। इस केस में जब ऑब्वियस सी बात है कि आपको y से ज्यादा मिल रहा है, तो कंज्यूमर शिफ्ट सम एक्सपेंडिचर फ्रॉम x टू y। तो उस केस में क्या करेगा, कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को शिफ्ट करेगा x टू y। इसलिए इन दिस केस योर आंसर ए इज करेक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी, यू कैन आस्क। किसी को कहीं पे कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर कल हम आपके मंडे से रिस्पेक्टिव क्लासेस में मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क फटाफट। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप फटाफट पूछ लीजिए। फटाफट यू कैन आस्क योर क्वेरी एंड डाउट्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। अब आप एक मंडे की क्लास में मिलते हैं।